हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर हमसे हमारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स पूछते हैं और इवन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी जब भी मिलते हैं तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि क्या वाकई थर्ड वेव ऑफ कोविड आने वाला है, और अगर वो आएगा तो क्या वो उतना ही सीवियर रहेगा जितना कि सेकेंड वेव में हुआ था। और दूसरा एक कारण ये भी है कि डेली न्यूज़ में कोई नया रिपोर्ट आता है। कोई कभी कहता है कि नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स में सेकेंड वेव आने वाला है, कोई कहता है अगस्त में आएगा, कोई कहता है सितंबर, कोई कहता है अक्टूबर, कोई कहता है दिसंबर तक डिले हो जाएगा। सो लोगों के मन में एक संशय है और दूसरा डर भी है। इवन जो बिजनेसमैन है वो भी काफ़ी हमसे पूछते हैं कि क्या वाकई थर्ड वेव आने वाला है, आए तो हम लोग उतना स्टोर नहीं करें उनका जो सामान है कि कहीं पता चला उन्होंने वापस से सब शॉप्स ओपन किया और कोविड का थर्ड वेव आ गया और वापस से बिजनेस में प्रॉब्लम होने लग गया। सो आज हम इस चीज़ को, जो कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमने और हमारी टीम ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। इंडिया ही नहीं, और भी जो कंट्रीज़ के कोविड वेव्स के जो मॉडल्स हैं उनको हमने डिटेल में देखा है। और इस कोरोना से पहले भी जो पेंडेमिक हुए हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू आया और उससे पहले भी जो फ्लू आया था, उसकी भी जो वेव्स हैं उनका जो डेटा है उसको हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, जो हम आपसे शेयर करेंगे। डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ शॉर्ट में समराइज़ करके एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमको और हमारी टीम को इतने रिसर्च के बाद जो मिला है वो ये है कि थर्ड वेव का आना तो निश्चित है, वो तो इनएविटेबल है, वो आएगा ही, लेकिन उसका जो सिवियरिटी होगा वो सेकेंड वेव से बहुत कम होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए वेव्स क्या होता है। किसी भी पैंडेमिक में जो वेव आता है वो होता है जो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से डाउन हो रहे हैं, तो उनका जो ऑर्डर होता है उसी को एक तरह से हम लोग वेव्स कहते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में कोई भी नया वेव आने के जो इम्पोर्टेंट रीजंस होते हैं वो 3 ही हैं। पहला तो ये है कि कितने लोग पॉपुलेशन में ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, पहला रीज़न। दूसरा जो कारण है वो ये है कि वैक्सीनेशन कितने लोगों को हो चुका है और किस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रहा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वायरस है जो पेंडेमिक फैला रहा है उसमें म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो कौन सा वेरिएंट है। नया जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या ज़्यादा सीवियर तो नहीं है। ठीक है, सो अगर हम इंडिया के केस में अब डिटेल में इसको देखते हैं, देखिए फर्स्ट वेव में तो फिर भी काफ़ी कम लोगों में इन्फेक्शन हुआ। सेकेंड वेव में तो जैसे हमें भी पता है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में मतलब फैमिलीज़ कॉलोनीज़ इन्फेक्टेड हो गए। बहुत सारी रिसर्च भी हुई हैं, सीरो सर्वेज हुए हैं जो कि बताते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट रहा। ठीक है, अभी रिसेंटली मुंबई में भी एक स्टडी हुई, उसमें बताया कि ऑलमोस्ट 80% जो मुंबईकर्स हैं उनको इन्फेक्शन हो चुका था, उनके अंदर पॉजिटिव थे एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वैक्सीनेशन का। इनिशियली हमारा वैक्सीनेशन का रेट कम था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 35 to 37 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और अभी गवर्नमेंट का तो टारगेट है कि 1 करोड़ वैक्सीनेशंस पर डे करना है। अगर हम इसको बहुत मतलब ऑप्टिमिस्टिक भी लें तो अगर 40 to 50 lakhs भी पर डे वैक्सीनेशन अगर होते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ वैक्सीनेशन पर मंथ होंगे। सो इसके हिसाब से अगर 3-4 महीने में काउंट किया जाए तो लगभग 60 से 70-80 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और जो कि ज़्यादातर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं, जैसे दिल्ली मुंबई शहरी एरिया है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ और आसपास के लोग इन्फेक्टेड और वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हैं, सो वो इन्फेक्शन को फैला नहीं पाता है, जिसको कि कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो ये दूसरा फैक्टर था वैक्सीनेशन का, कि अगर वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा, जो कि हमें लगता है कि ऐसा होगा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से और उनकी पॉलिसी के हिसाब से, तो वो थर्ड वेव इतना ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो आता है वेरिएंट ऑफ वायरस। जैसा कि हमको पता है इनिशियली नॉर्मल वायरस था, फिर उसका अल्फा और बीटा म्यूटेशन हुआ। इंडिया में जो सेकेंड वेव आई वो डेल्टा वायरस की वजह से आई, जो डेल्टा म्यूटेशन था उसकी वजह से आई। वो मतलब जो अल्फा वेरिएंट था वो नॉर्मल वेरिएंट से 40 to 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था, लेकिन ये जो डेल्टा वेरिएंट था वो अल्फा वेरिएंट से भी 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था। सो इन्फेक्शन बहुत तेज़ गति से फैला, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए और एकदम क्यास हो गया। ठीक है, अभी जैसा आप लोगों को पता है, आप न्यूज़ में देखते भी होंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, कैपा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। लेकिन आज तक की रिसर्च के हिसाब से ये वेरिएंट उतने ज़्यादा
कंसर्न वाले नहीं हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने तो डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स में डाला है, लेकिन WHO ने अभी तक उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स में नहीं डाला है। ठीक है, सो ये कुछ भी कहना प्रीमेच्योरिटी होगी कि ये वेरिएंट आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक की रिसर्च के हिसाब से ये उतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि ये थर्ड वेव को ला सकें। ठीक है, सो अगर जो हमारा प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव उतनी सीवियर नहीं आएगी, तो वो उसी केस में है कि जब कोई नया वेरिएंट सीवियर एकदम बहुत ज़्यादा वायरुलेंट होके नहीं आ जाता है। ठीक है, हमारी जो ये रिसर्च है उसको जो एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है वो ये भी है कि हमने बहुत सारे कंट्रीज़ की भी वेव्स को स्टडी किया जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। फॉर एग्जांपल इजराइल, US और UK, वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नए केसेस आए, केसेस बढ़े, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं आए कि वेव को बहुत ज़्यादा हाई कर सकें। ठीक है, और इनमें भी इन्फेक्शन तो लोगों में हुआ, लेकिन उसका सिवियरिटी बहुत कम था। फॉर एग्जांपल UK के अंदर जो NHS के डेटा जो कहते हैं उनके हिसाब से इन्फेक्शन के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिशन्स और मोर्टेलिटी रेट, ICU में एडमिशन बहुत कम था। तो इन चीज़ों से भी हमको ऑप्टिमिज्म मिलता है कि हाँ, कि थर्ड वेव जो है वो उतना सीवियर नहीं होगा। एक अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी इंडिया की हुई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ICMR ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ मिलकर किया। इन्होंने भी एक मैथमेटिकल मॉडल्स को, जिसमें इन्हीं चीज़ों को, प्रीवियसली इन्फेक्टेड लोग, वैक्सीनेशन, वेरिएंट्स, इनको शामिल किया, और इनके हिसाब से भी जो थर्ड वेव होगी वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी जितना कि सेकेंड वेव था। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का कोविड-19 का पैनल है, उनके भी जो मेंबर हैं मिस्टर मनिंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी एक मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने निकाला है उनके हिसाब से उन्होंने 3 प्रोजेक्शन दिए हैं, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वन और पैसिमिस्टिक वन। उन तीनों मॉडल के हिसाब से भी जो थर्ड वेव होगी उनके अंदर केसेस सेकेंड वेव की तुलना में 50% से भी कम होंगे। ठीक है, सो इस तरह के ये बहुत सारे हमारे पास कारण हैं बिलीव करने के कि थर्ड वेव जो होगी वो उतनी ज़्यादा सीवियर, घातक नहीं होगी जितनी कि सेकेंड वेव थी। अगर आप पिछले जो एपिडेमिक हैं, पिछले जो पेंडेमिक हैं, उनको आप स्टडी करो, जैसे अभी इस 19 सेंचुरीज में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके अंदर भी थर्ड वेव आई। सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा घातक थी, जिसमें US के अंदर मैक्सिमम डेथ्स हुई, और उसके बाद थर्ड वेव के बाद वो धीरे धीरे वेन ऑफ हो गई वो वेव। सो उससे भी हमें यही लगता है कि सेकेंड थर्ड वेव के बाद धीरे धीरे जो वायरस है धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सब अभी के लिए है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, वायरस जो अभी तक बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस में बहुत सारे प्रेडिक्शन कई बार गलत हुए हैं। लोगों ने कहा कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फैलेगा, वहाँ नहीं फैला। बोला गर्मियों में कम होगा, वहाँ ज़्यादा फैला। इंडिया में कहा कि दिवाली के बाद ये बहुत ज़्यादा फैलेगा, तब नहीं फैला। सो बहुत सारी चीज़ें मदर नेचर अपने हिसाब से डिसाइड करती है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया है, जो अभी तक आज तक जो एविडेंस हमारे पास है उसके हिसाब से बताया है। आगे अगर कुछ भी चेंजेस रहता है, भगवान ना करे कोई नया वेरिएंट आता है या कुछ और रहता है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट लेने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, इन्फेक्शन के लिए तो ड्रग्स, दवाइयाँ, ICU तब होता है जो हम लोग उनको मैनेज करते हैं, लेकिन ये थर्ड वेव को आने से रोकने के लिए, उसकी सिवियरिटी कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और मैं कहूँगा एक ही जो आंसर है वो है वैक्सीनेशन। सो आप खुद को, अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबको आप मोटिवेट कीजिए कि वो वैक्सीन ले। अगर किसी को कोई हेजिटेंसी है और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ कमेंट में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसका आंसर आपको दे सकें। ठीक है, थैंक यू।